हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर पावर शेयरिंग। मैं जो अपनी पावर वो शेयर कर रही हूँ तुम लोगों में। इस चैप्टर को आज हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर के नोट्स है ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव यान वेबसाइट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लेना, वहां पर सब कुछ शेयर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद फॉलो कर लेना, ओके। अच्छा, तो ये जो पावर शेयरिंग है ये होती क्या है? देखो, ये है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो अपने बीच में एक पॉलिसी बना लेती है, एक एग्रीमेंट बना लेती है कि भाई हमारे पास जितनी भी ताकत है, हमारे पास जितनी भी पावर है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। कि डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एग्जीक्यूट उसको कौन करेगा, इम्प्लीमेंट उसको कौन करेगा, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए उसके साथ न्याय कौन करेगा। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बांट लेते हैं, मतलब जिम्मेदारी बांट लेते हैं, पार बांट लेते हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू। कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। उस चीज को हम कहते हैं पावर शेयरिंग। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब हमारे स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं हर स्टेट के। तो एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और एक होता है जुडिशरी जो सबके साथ न्याय करता है। ये तीनों ऑर्गन्स के अंदर पावर जो है वो डिवाइड होती है, पावर जो है वो शेयर होती है। कि लेजिस्लेचर ये काम करेगा, जो मैंने आपको बताया ना कि लेजिस्लेचर जैसे लॉ बनाता है, तो क्या है, पावर शेयरिंग ही तो है कि लेजिस्लेचर ये काम करेगा, ये डिसीजन लेगा। तो वही होती है पावर शेयरिंग, जो है वो तीन लेवल्स के अंदर डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे से फंक्शन करे। अब बात करते हैं एथनिक में। एथनिक क्या होता है? ये एक सोशल डिवीजन होता है कि भाई ये जो है मेरी कास्ट के लोग हैं, ये जो है मेरे कल्चर के लोग हैं, तो हम जो है वो सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है वो मेल खा रहा है, कि मतलब जो हम फॉलो कर रहे हैं वही वो दूसरा इंसान फॉलो कर रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एथनिक कहते हैं। हालांकि कभी कभी एथनिक इस वजह से भी हो जाता है कि मान लो नेशनैलिटी सेम ना हो, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि रिलीजन भी सेम ना हो, तब भी कभी कभी सिमिलैरिटीज आ जाती है। तो कभी भी किसी इंसान के साथ अगर हमें सिमिलैरिटी लगती है कि ये तो वही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एथनिक। इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, इसको हम डिवीजन ऑफ सोशल डिवीजन कहते हैं बेसिकली। अच्छा, मेजोरिटिज्म क्या होता है? मेजोरिटिज्म क्या होता है कि जैसे मान लो एक देश है, उसके अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी जो होंगी, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मेजोरिटी में ज्यादा नंबर में है, तो वो क्या करेंगे? उस कंट्री को रूल करना चाहिए कि भाई हम जो है वो ज्यादा नंबर में है, तो इस देश में कब्जा किसका होगा? हमारा होगा। और हम चलाएंगे जैसे हमारा मन करेगा इस देश को, और हम माइनॉरिटी को, उसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर हमारी डोमिनेंस रहेगी, हम उसको दबा के रखेंगे। तो ये होती है मेजोरिटिज्म। और ये मेजोरिटिज्म का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका की कंट्री में। श्रीलंका में मेजोरिटिज्म आया था, जो सिन्हला स्पीकर्स थे वो मेजोरिटी में थे, और उन्होंने ही अपनी पावर से श्रीलंका पे रूल किया था। और जो तमिल स्पीकर्स थे, जिसमें श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको डोमिनेंस में लाया गया था, मतलब दबा दिया गया था। तो ये तो है मेजोरिटिज्म। अब हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में, कि इन दोनों देशों में क्या क्या हुआ और यहाँ पर पावर शेयरिंग क्यों आई इस तरीके से। तो बेल्जियम जो है वो वेस्ट यूरोप का एक छोटा सा पार्ट है, जितनी हमारी हरियाणा स्टेट है ना, उससे भी छोटा सा ये बेल्जियम पार्ट है, ठीक है। अब बेल्जियम का आप एथनिक कॉम्पोजिशन समझो क्या होता है। बेल्जियम में 40% तो आपके फ्रेंच वाले हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और 59% जो है वो डच वाले हैं, और 1% जो वो जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रूसेल्स है। अब हम ब्रूसेल्स की बात कर रहे हैं। ब्रूसेल्स में 80% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो है वो डच बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरे देश की बात करूं मैं, अगर बेल्जियम की बात करूं, तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा कम बोलने वाले कौन थे? फ्रेंच थे, क्योंकि बेल्जियम में सिर्फ 40% फ्रेंच वाले थे। ये देखो यहाँ पे है ना, 40% फ्रेंच बोलते थे और 59% डच बोलते थे। तो माइनॉरिटी में कौन हुए? फ्रेंच हुए। लेकिन फ्रेंच ही सबसे ज्यादा पावरफुल थे, रिच थे, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब ये जो माइनॉरिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी और रिच थी।
हालांकि अगर हम ब्रूसेल्स में देखें तो ब्रूसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे, यानी कि कैपिटल में अगर हम देखें, देश की राजधानी में देखें, तो फ्रेंच जो थी वो ज्यादा थे, मतलब 80% जो थे वो फ्रेंच लोग थे ब्रूसेल्स के अंदर, ठीक है, मेजोरिटी में थे। अब पावर जो है वो सब किसके हाथों में थी? फ्रेंच के हाथों में रही बहुत लंबे टाइम के लिए। और जो डच वाले लोग थे उनको बहुत बाद में जाके कहीं उनको कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन जैसे रिसोर्सेज मिले थे, नहीं तो सब कुछ पहले फ्रेंच के हाथों में था। फ्रेंच को ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिला करते, एजुकेशन बेनिफिट मिला करते, वो भी लंबे टाइम के लिए। वो अच्छे से पढ़ते लिखते थे, क्वालिफाइड थे, उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिला करते थे डच पॉपुलेशन, ठीक है। अब फ्रेंच जो थे वो बिजनेसमैन की कम्युनिटी थी, इसलिए वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी थे। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि एक कम्युनिटी ऑफ लोगों को तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी और एक कम मिलने लगी, तो टेंशन तो आना ही थी फ्रेंच और डच कम्युनिटी में। तो सोशल डिस्प्यूट्स होने लग गए, थोड़ी थोड़ी टेंशन आने लग गई दोनों कम्युनिटीज में 1950 और 1960 के आसपास, ठीक है। अब क्या हुआ, बेल्जियम में थोड़ा बहुत तू तू मैं होने लग गई, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। हालांकि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो कम थी बोलने में से, मतलब माइनॉरिटी थी, लेकिन वो बहुत रिच और पावरफुल थे, ठीक है। अब क्या हुआ, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज को इसका विरोध करती थी, अपोज करती थी कि भाई हम भी तो है रहने वाले इस देश में, तुमने तो हर चीज फ्रेंच वालों को दे दी, जबकि वो लोग माइनॉरिटी में है, ठीक है। हमें भी तो कुछ दो, हमें भी अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हमारे पास भी पैसा आना चाहिए। तो उनको बहुत बाद में जाके, विरोध करने के बहुत बाद में जाके, उनको भी फ्रेंच कम्युनिटी की तरह इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने लग गए थे और एजुकेशन मिलने लग गई थी, ठीक है, बहुत बाद में जाके। लेकिन जब ये नहीं मिला था डच कम्युनिटी को, उससे क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा टेंशन आ गई थी। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए इस टेंशन को रिमूव करने के लिए बेल्जियम में, ठीक है। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो कि पूरे देश बेल्जियम को संभाल रही थी, उसमें दोनों टाइप की गवर्नमेंट कर दी, डच गवर्नमेंट भी और फ्रेंच गवर्नमेंट भी, ठीक है। अलग अलग मिनिस्टर्स कर दिए दोनों भाषा के लोगों के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतनी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट दब के नहीं रहेगी सेंट्रल पावर से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेपरेट गवर्नमेंट बना दी ब्रूसेल्स में, मतलब डच स्पीकिंग गवर्नमेंट अलग बना दी और फ्रेंच स्पीकिंग जो गवर्नमेंट है वो अलग बना दी, ताकि दोनों कम्युनिटीज को इक्वल इक्वल हिस्सा मिले हर चीज में, ठीक है। उसको कहते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है कि जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी अलग थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी अलग थी, उन दोनों कम्युनिटीज ने अपनी मिलकर सरकार बना ली, और दोनों, जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी डच के कल्चरल वैल्यूज को सपोर्ट करेगी, एजुकेशनल वैल्यू को और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को भी टैकल करेगी। तो ये होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट की, जो एक कम्युनिटी को फेवर करे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, जो कि एक कम्युनिटी को सारा कुछ देख रेख करती है, इस कम्युनिटी को वही पर्टिकुलर लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो श्रीलंका तो एक आइलैंड नेशन है, जो कि इंडिया की कोस्ट लाइन से थोड़ी सी दूर है, बस पल्क स्ट्रेट का जितना रास्ता है, बाकी ये इंडिया की सर्दर्न कोस्ट है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है ना। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। 74% तो आपके सिन्हला स्पीकर्स हैं और 18% जो है तमिल स्पीकर्स हैं। अब 18 में से ये जो तमिल स्पीकर्स है, इनमें से 13% तो आपके श्रीलंकन तमिल है और 5% जो है वो इंडियन तमिल है, ये ध्यान रखना। ये एथनिक कॉम्पोजिशन है श्रीलंका का, ठीक है। अब क्या हुआ, श्रीलंका में भी बहुत अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब श्रीलंका जो है उसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1948 में, और हमारे इंडिया को कब मिली थी, 1947 में। अब सब ग्रुप्स और देख लो तमिल का, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में 18% तमिल स्पीकर्स थे, लेकिन उस 18% में से 13% तो श्रीलंकन तमिल थे, जो कि श्रीलंका में ही रहते थे हमेशा से, लेकिन तमिल भाषा बोलते थे। और 5% इंडियन तमिल थे, मतलब कि इंडियन तमिल वो कौन होते थे, जो कि जिनके पूर्वज इंडिया से थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर श्रीलंका में आ गए थे कुछ व्यापार करने के लिए या फिर खेती बाड़ी करने के लिए। कुल मिला के उनका पूर्वज जो है वो इंडिया से ही आया था, ठीक है। तो तमिल के 2 सब ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब आ गया श्रीलंका में मेजोरिटिज्म। क्या होता है मेजोरिटिज्म, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मेजोरिटिज्म यानी कि अगर एक देश में एक कम्युनिटी ज्यादा फैली हुई है, जैसे कि श्रीलंका में अगर हम देखें, तो श्रीलंका की पॉपुलेशन में 74% जो है वो कौन थे, सिन्हलास थे, और सिर्फ 18% तमिल थे। तो मेजोरिटी में कौन हुआ, हमारे सिन्हला हुए, है ना।
तो सिन्हला कम्युनिटी ने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि अरे वाह, हम तो बहुत ज्यादा है, हम इस देश पर कब्जा कर लेते हैं और जो तमिल लोग हैं उनको हम सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे से वो करते गए, मेजोरिटिज्म आ गया। अब 1956 में एक एक्ट पास हुआ कि हम जो है श्रीलंका की ऑफिशियल भाषा जो है वो सिन्हला घोषित करेंगे। और गवर्नमेंट भी जितनी भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिन्हला की थी, तो गवर्नमेंट भी जितनी भी पॉलिसीज बनाती थी वो सिन्हला लोगों के फेवर में बनाती थी कि उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, इस तरीके से। और तमिल्स गए, तमिल्स का हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ सिन्हला के लिए करेंगे काम। ठीक है, बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे। और इससे क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स, तमिल्स भी तो दो टाइप के थे, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल, लेकिन अभी सिर्फ श्रीलंकन तमिल की बात हो रही है। तो इससे क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो सिन्हलास थे उनके बीच में बहुत टेंशन सी होने लग गई, नफरत का जो भाव है वो आने लग गया। अब श्रीलंकन तमिल ने स्ट्रगल्स करने स्टार्ट कर दिए थे। क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल ने डिमांड करने लग गए कि भाई हमारा जो है राज्य अलग बनाओ। ठीक है, जो श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट है और ईस्ट पार्ट है वो एक तमिल एलाम बनाओ, वो तमिल वाले लोगों के लिए होगा बस। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल पार भी मांगने लग गए और हमें एजुकेशन में भी, जॉब्स में भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। और तमिल को, तुम अपनी सिन्हला भाषा को रीजनल भाषा क्यों बता रहे हो, तमिल को भी लो, तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तो उनकी डिमांड जो है लगातार खारिज होती जा रही थी। फिर 1980s में बहुत सारे तमिल लोगों ने मिलके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन तमिल ऑफ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। ठीक है, और अब धीरे धीरे ये जो बहस थी, तू मैं थी, कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा सा था, वो सिविल वॉर में बदल गया। ठीक है, अब किस वजह से सिविल वॉर आया श्रीलंका में, क्योंकि सिन्हला ने मेजोरिटिज्म पॉलिसी की वजह से देश पे राज करना स्टार्ट कर दिया था और अपने हिसाब से देश को चला रहे थे, माइनॉरिटी का वो सोच भी नहीं रहे थे, इस तरीके से, है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जिससे कि श्रीलंकन तमिल्स को ये लगा कि भाई हमारे अधिकार तो छीने जा रहे हैं, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है। ठीक है, हमें तो जॉब्स भी नहीं मिल रहा और हमारे इंटरेस्ट भी इग्नोर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिन्हलास और तमिल के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग गया था। श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज भी लॉन्च करी, तमिल को एज अ ऑफिशियल स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को पाना चाहा। और 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट मांगने लग गए श्रीलंका के अंदर अंदर, वो भी नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, ये मैंने आपको बता दिया। अब दो कम्युनिटीज में क्योंकि डिस्ट्रस्ट फैल रहा था तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग गया, और वो झगड़ा जो है आगे जाके किस में बदल गया, सिविल वॉर में बदल गया, जिससे कि वॉर में जाने के बाद दोनों साइड की कम्युनिटी से बहुत सारे लोग जो है वो मर गए, वो भी थाउजेंड्स में। अब ये जो वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट था दोनों ग्रुप्स में, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक वॉर का उसने रूप ले लिया था। ठीक है, बात करेंगे अब व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग प्रॉब्लम वर फेस बाय, कि बेल्जियम में कौन कौन सी पावर शेयरिंग प्रॉब्लम देखने को मिली और श्रीलंका में कौन कौन सी पावर शेयरिंग प्रॉब्लम देखने को मिली। तो बेल्जियम में हमने देखा कि फ्रेंच जो थी वो माइनॉरिटी थी, लेकिन फिर भी वो क्योंकि बिजनेसमैन उसके अंदर थे तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे और हर चीज के बेनिफिट उनको मिल रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, जो डच थे वो ज्यादा नंबर में थे, ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो लोगों को माइनॉरिटी समझा जाता था और उनको इकोनॉमिक बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट से दूर रखा गया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट आया, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और दोनों ने अपने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लिए थे। ठीक है, पावर शेयरिंग इस तरीके से हुई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करके। श्रीलंका में सिन्हला जो थे वो ज्यादा नंबर में थे, मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने मेजोरिटिज्म पॉलिसी की वजह से अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली, पूरे देश में उन्होंने अपना मनचाहा कब्जा करा, जो जो पॉलिसीज उनके मन में आती जा रही थी वो बनाई अपने लोगों के फेवर के लिए, और जो माइनॉरिटी थी जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, उनको उन्होंने, उनके ऊपर उन्होंने चीजें थोप दी थी और उनके बारे में ध्यान भी नहीं रखा। ठीक है, तो हमें क्या सीखने को मिलता है इन दोनों देशों के एग्जाम्पल से, तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि भाई अगर हमें अपने देश में रिलीजियस या अगर हमें अपने देश में यूनिटी, एकता बनाए रखनी है, तो हमें हर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, है ना। इस टाइप की जो रियलाइजेशन आई बेल्जियम के लीडर्स में, इसकी वजह से उन्होंने पावर शेयरिंग का इंतजाम करवाया, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो चीजें थी जैसे दंगे फसाद और कॉन्फ्लिक्ट, वो जो है वो ठीक हो गई और कंट्री का जो है डिवीजन होने से बच गया। जैसे श्रीलंका में तो ये
डिमांड आ रही थी कंट्री डिवाइड होगी, तमिलनाडु अलग होगा और सिंधला अलग होंगे। लेकिन इस रियलाइजेशन की वजह से बेल्जियम कंट्री जो है वो बच गई थी, उन्होंने पहले ही पावर शेयरिंग कर ली, है ना। एग्जाम्पल श्रीलंका का देखो कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो आई, अपनी गवर्नमेंट बनाई और माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेंस रखी, और उन्होंने पावर शेयरिंग करने के लिए भी रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं बांटेंगे कोई भी पावर। इससे क्या हुआ, जब उन्होंने कोऑपरेट ही नहीं किया, पावर शेयरिंग ही नहीं करी, तो उससे क्या हुआ, वॉर में आ गया, है ना, वॉर हो गया इस तरीके से, और कंट्री की यूनिटी जो है वो नहीं रह पाई। डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन द कंट्री, अब अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं पावर शेयरिंग के दोनों कंट्रीज में। ओके, जैसे बेल्जियम में पहले ही लीडर्स ने रियलाइज कर लिया कि भाई हमें ना सभी कम्युनिटीज की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उससे क्या हुआ, उनकी कंट्री की यूनिटी बनी रही और पावर ऑटोमेटिकली शेयर हो गई। लेकिन श्रीलंका में हमें एक अलग एग्जाम्पल देखने को मिला था, वो क्या था कि मेजोरिटी कम्युनिटी यानी कि सिंहला आए और उन्होंने अपना जो डोमिनेंस था वो दूसरे के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि ये लोग जो है वो हमसे नीचे रहे, पावर शेयरिंग के लिए भी रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंट्री की जो यूनिटी थी वो वीक पड़ गई थी और सिविल वॉर हो गया था, है ना। अब ये पावर शेयरिंग करनी क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो देखो, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged in opposition to beliefs of undivided political power। जैसे कि अगर दो तीन कम्युनिटीज हैं, दोनों तीनों कम्युनिटीज की राय जो है वो अलग अलग है, सबके अलग अलग बिलीव्स हैं, तो उन सभी के बिलीव्स को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन सभी के लिए हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए, ताकि तीनों कम्युनिटीज की जो इंटरेस्ट है वो सुने जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएंगे। ओके, लॉन्ग टाइम के लिए ये बिलीव किया जाता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं वो सिर्फ एक सीमित एरिया के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक सीमित एरिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए नहीं है। लेकिन ये एक मिथ था, ठीक है। It was felt that if power to decide a person or group differs, it will not be make possible to take। और ये भी बिलीव किया जाता था कि मान लो अगर हम पावर शेयरिंग कर देंगे बहुत सारे लोगों के बीच में, तो जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। बट ये सब चीजें जो बिलीव थे झूठे साबित हो गए थे टाइम टू टाइम के साथ, और इससे क्या होगा, एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी अगर पावर शेयरिंग आती है तो इन सब रीजंस की वजह से जो आइडिया पावर शेयरिंग का ये एमर्ज हुआ था, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है डेमोक्रेसी के, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग जो है अपना नेता खुद चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, है ना। तो अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का, कि सभी इंसानों के पास पावर है, सभी इंसानों के पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि हम में से वो कौन सा नेता चुनना चाहेंगे, है ना, किससे वो चाहते हैं कंट्री को चलवाना, और सभी को वो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सभी का ओपिनियन पूछते हैं, और सभी इंसानों को एक स्तर पे एक लेवल पर देखने का नजरिया होता है उनका, और सभी की आवाज को सुनना चाहते हैं, ठीक है। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, विवाद ना हो, वायलेंस ना हो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप अपनी लिमिट से बाहर ना जाए, कोई भी एक ग्रुप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज ना करे, है ना। अगर पावर शेयर नहीं होती तो फिर माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में बहुत ज्यादा तकरार आने लग जाते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए। मोरल रीजन क्या है, डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेमोक्रेसी की एक तरीके से आत्मा ही है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होती ही होती है, और ये तब ज्यादा होती है जब कुछ ना कुछ सोसाइटी में होने लग जाता है, जैसे दंगे फसाद, ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो हर एक इंसान को पार्टिसिपेट करवाए इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये कैसे कैसे पावर शेयर की जाती है इन इंडिया। तो उसके चार तरीके हैं, एक तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है, एक डिफरेंट लेवल्स पे, एक सोशल ग्रुप में, और एक प्रेशर ग्रुप्स में, और पॉलिटिकल पार्टीज में, मूवमेंट्स में। तो अब चारों पढ़ते हैं हम, ठीक है। सो सबसे पहले तो पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में। अब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जल्दी बताओ कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों लेवल पे सेम टाइप की जो पावर है वो शेयर की जाती है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, और इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि सब तीनों जो है एक ही लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इस डिपार्टमेंट में ज्यादा पावर है, इस डिपार्टमेंट में कम है, तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट इन एट डिफरेंट लेवल। तीन लेवल है गवर्नमेंट के इन इंडिया में, सबसे पहले सेंट्रल या फिर यूनियन, फिर नेशनल, फिर आपका
लोकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास है, और इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, और इसी को हम फेडरल बोलते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, या फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसे से भी डिवाइड होती है पावर, ठीक है। डिफरेंट सोशल ग्रुप, अब यहाँ पर हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे इंडिया में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट, ताकि वो सोशल ग्रुप्स जितने भी हैं उनको गवर्नमेंट में एक हिस्सा मिल सके, ठीक है, और उन्हें ये ना लगे कि हम जो सोशल ग्रुप है वो गवर्नमेंट से अलग थलग है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उनको एक हिस्सा दे देती है अपने पास रहने का, ठीक है। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फेयर चांस देते हैं ताकि उनके पास भी पावर आए। और हमारे इंडिया में एक सिस्टम है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। और पार्लियामेंट में भी एक हिस्सा होता है कि अगर कोई अच्छा सा सोशल ग्रुप हमें मिलता है तो हम उसको अपने पास रखेंगे, गवर्नमेंट में हिस्सा देंगे, पार्लियामेंट में भी हिस्सा देंगे, उनको रिजर्व कर लेंगे। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट आई बेल्जियम में, वो एक अच्छा एग्जांपल है सोशल ग्रुप का। अब है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपना जो कंटेंडर है या फिर अपना जो नेता है वो खुद चुन सकता है, उसके पास ये पावर होती है। तो इंसानों के पास पावर आ गई, ठीक है, पावर शेयरिंग हो गई। साथ के साथ पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में भी ये पावर होती है। अगर ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में सारी पावर है ना, नहीं तो फिर वो मिस यूज करेगी। लॉन्ग रन में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर जो है वो डिवाइड होती है, और अलग अलग पार्टीज को सत्ता में आने का मौका मिलता है, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, और इस चीज को हम कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। हर 5 साल बाद चुनाव भी होते हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कुछ ट्रेडर्स का स्पेसिफिक ग्रुप बन गया, ग्रुप्स बन जाते हैं, बिजनेसमैन का बन गया, फार्मर का बन गया, इंडस्ट्रियल वर्कर का हो गया। तो ये लोग अपने ही लोगों के या फिर अपनी ही कम्युनिटी के इंटरेस्ट को फेवर में रखते हैं, और वो गवर्नमेंट में पावर को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है हर किसी टाइप के इंसान को या फिर ग्रुप को उसके अंदर पावर में पावर शेयरिंग करती है, कि सबके पास पावर है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो छोटा सा था, खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।